गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामचंद्र। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम सस्य संबंधी क्रियाओं के बारे में। इसके अलावा कुछ अन्य टॉपिक्स हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। तो इसी सस्य संबंधी क्रियाओं में बात करते हैं। तो इस प्रकार की जितनी भी मृदाएं हैं उनमें निम्न प्रकार से सस्य संबंधी क्रियाएं पाई जाती हैं। सबसे पहले इसी में नंबर 1 लवण प्रतिरोधी फसलों का चुनाव। इसका अर्थ है कि आप जब भी फसल की बुआई करें या जब आप फसल का चुनाव करते हैं तो लवण प्रतिरोधी फसल का चुनाव करना चाहिए। ऐसी फसलों को चुनें, ऐसे फसलों के बीजों को चुनें जिसका आप बुआई करवाते हैं। ऐसे बीज जो लवणों के प्रति प्रतिरोधी हों, जो लवणीय मृदा में भी उग सकें, लवणीय मृदा में अपनी वृद्धि विकास कर सकें। तो ऐसी फसलों का हमें या ऐसी फसलों के बीजों का हमें चुनाव करना चाहिए। इसी में सबसे पहले नंबर 1 अंकुरण। तो फसलों का चुनाव करते समय बीजों के अंकुरण पर सबसे अधिक ध्यान देना चाहिए। फसल बाद की अवस्थाओं में लवण प्रतिरोधी होनी चाहिए, यानी कि लवणीय मृदा में विकास करने वाली, वृद्धि करने वाली फसलें होनी चाहिए। जैसे हम के चुकंदर, मोटे धान की जातियां सभी लवणीय प्रतिरोधी फसलें हैं। इन फसलों के जो बीज हैं लवणीय मृदा में अंकुरण प्रक्रिया कर सकते हैं। नंबर 2 है लवण सहिष्णु फसलें उगाना। इसमें हम उन लवणीय मृदाओं में जहाँ सुधार का कोई तरीका नहीं अपनाया सकता, यानी कि ऐसी लवणीय मृदाएं जिनको नहीं सुधारा जा सकता, जिनमें सुधार का अन्य कोई तरीका नहीं होता, वहाँ पर हम लवण सहिष्णु फसलें उगा सकते हैं। जैसे बात करें लवणीय सहिष्णु के आधार पर हम इन 3 वर्गों में बांटते हैं। पहला वर्ग है उच्च लवणीय सहिष्णु, दूसरा होता है मध्यम लवणीय सहिष्णु और तीसरा होता है न्यून लवण सहिष्णु। सबसे पहले इसमें लिखेंगे हम क्षेत्र फसलें। क्षेत्र के आधार पर फसलों का चुनाव करेंगे, हम तीनों में बांटेंगे। तो सबसे पहले उच्च लवण में सहिष्णु में इसमें जौ, ढैंचा, सरसों, कपास, चुकंदर की फसलें उगा सकते हैं। मध्यम लवण सहिष्णु में राई, धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर की खेती कर सकते हैं। न्यून लवण सहिष्णु में सेम, मूंग, उड़द, चना, मटर, सनई की फसलों को उगा सकते हैं। साग भाजी वाली फसलें, इसमें उच्च में हम शलजम, पालक, मूली बो सकते हैं। मध्यम में टमाटर, मूंगफली, आलू, गाजर, प्याज, लौकी, करेला और न्यून लवण सहिष्णु में सेम, मूली की हम खेती साग भाजी वाली फसलें उगा सकते हैं। नंबर 3 है चारे की फसलें। उच्च लवण में खार घास, रोड्स घास उगा सकते हैं। मध्यम लवण सहिष्णु में सेंजी, गवार, बरसीम, लोबिया की फसलें उगा सकते हैं और न्यून लवण में हम ज्वार की जो है फसल उगा सकते हैं। नंबर 4 है फलों वाली फसलें। उच्च लवण में हम खजूर, फालसा, मध्यम लवण में हम अनार, अंगूर, अमरूद, आम और न्यून लवण सहिष्णु में हम सेब, नारंगी, बेर, बादाम, नींबू फलों वाली फसलें हम उगा सकते हैं। नंबर 2 है बीज उपचार, यानी कि बोने से पहले बीजों को लवणीय विलयन से उपचारित करना। बीजों को उपचारित करने का कारण होता है कि जब बीजों को लवणीय विलयन से उपचारित करते हैं और उन्हीं बीजों को जब लवणीय मृदा में बोया जाता है, उनकी बुआई करवा जाती है, तो वे लवणीय मृदा के अंदर आसानी से अंकुरण कर सकते हैं, आसानी से अपनी वृद्धि और विकास कर सकते हैं, यानी कि वो लवणों के प्रति प्रतिरोधी हो जाती हैं। तो हम बात करते हैं बीज उपचार में। तो बीजों को बोने से पहले लवण विलयन में डुबोने से फसलों की लवण प्रतिरोधकता बढ़ जाती है तथा अंकुरण में वृद्धि सही प्रकार से होती है। नंबर 3 है लवणीय मृदा पर फसल चक्र।
इन मृदाओं में हमेशा फसल चक्र अपनाना चाहिए। फसल चक्र अपनाने से मृदा में लवणों की मात्रा नहीं बढ़ पाती। इन्हें पड़त नहीं छोड़ना चाहिए, यानी कि इन्हें खाली नहीं छोड़ना चाहिए। इन मृदाओं को यदि हम खाली छोड़ते हैं तो लवणों की मात्रा पुनः मृदा में बढ़ना शुरू हो जाती है। इसलिए इन मृदाओं को खाली ना छोड़ते हुए इनमें हमेशा एक कृषि कार्य हमें करना चाहिए। जैसे हम कहें धान, जौ, लोबिया, सरसों, ढेंचा, बरसीम, ग्वार, जौ, बाजरा, मेथी, कपास, इन फसलों की हम जो है खेती आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 4 है खाद एवं उर्वरकों का प्रयोग। उर्वरकों को उनकी निर्धारित मात्रा से अधिक देकर फसलों पर लवणता का असर कम किया जा सकता है। नाइट्रोजन की अधिक मात्रा से फसल अच्छी होती है। इन मृदाओं में पोटास तथा फास्फोरस उर्वरकों का प्रयोग से भी सोडियम क्लोराइड का पौधों द्वारा शोषण कम हो जाता है। इसके अलावा कार्बनिक खादों का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि हम उर्वरकों व खादों के उपयोग से या इनके प्रयोग करने से हम मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ा सकते हैं, पोटास की मात्रा बढ़ा सकते हैं, फास्फोरस की मात्रा बढ़ा सकते हैं और जितने भी लवण हैं उनकी मात्रा को हम कम कर सकते हैं। कार्बनिक खाद का भी हम प्रयोग कर सकते हैं। कार्बनिक खादों के उपयोग से हम जैविक खेती भी हम कर सकते हैं, जिसका जो उत्पादन है अच्छा होता है और जिसका जो जितने भी एनिमल्स हैं उनके ऊपर भी जैविक खेती का किसी प्रकार का हानिकारक साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, क्योंकि जितने भी रासायनिक उर्वरक होते हैं जिनका उपयोग हम कृषि में मृदा के अंदर किया जाता है उसका कुछ ना कुछ मात्रा में मृदा पर और उन फसलों खाने वाले एनिमल्स पर उसका साइड इफ़ेक्ट होता है। इसके बाद हम बात करें लवणीय एवं क्षारीय पानी तथा इसका प्रबंधन। अब लवणीय और क्षारीय मृदा के बाद बात करेंगे लवणीय और क्षारीय पानी और इसका प्रबंधन किस प्रकार से होगा। तो सबसे पहले लवणीय जल की बात करें कि वह जल जिसकी विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होती है तथा इसमें घुलनशील लवणों की मात्रा बहुत अधिक होती है। इसमें सोडियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट लवण अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, वो लवणीय जल कहलाता है। लवणीय जल को परिभाषा या हम जब इसका जांच करते हैं तो हमें उसके अंदर जो लवणीय जल की जो विद्युत चालकता है वो 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होनी चाहिए। घुलनशील लवणों की मात्रा अधिक होती है। सोडियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड व सल्फेट लवण भी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। इसके बाद बात करें क्षारीय जल की। वह जल जिसकी विद्युत चालकता 4 डेसीसाइमन प्रति मीटर से अधिक होगी तथा इसमें इसमें SR की मात्रा 15% से अधिक होती है तथा कैल्शियम मैग्नीशियम आयनों की जो अपेक्षा सोडियम आयनों की अधिकता होगी, क्षारीय जल कहलाएगा। इसके बाद हम बात करते हैं विद्युत चालकता के आधार पर सही जल का वर्गीकरण। हम विद्युत चालकता के आधार पर सही जल का वर्गीकरण करवा सकते हैं। वर्ग इसमें लवणता स्तर है और विद्युत चालकता जिसकी इकाई डेसीसाइमन प्रति मीटर होती है, तो वर्ग C1 और इसमें लवणता स्तर है कम और इसकी विद्युत चालकता देखें तो विद्युत चालकता जो है इसकी 1.5 से कम होती है। C2 इसका लवणता स्तर देखें मध्यम और विद्युत चालकता देखें 1.5 से 3 डेसीसाइमन प्रति मीटर होता है। इसके बाद यहाँ पर C3, C4 और C5 भी हैं, तो हम C3 को देखें। C3 इसका यदि लवणता स्तर देखा जाए तो लवणता स्तर इसका
अधिक होता है। विद्युत चालकता देखें तो 3 से 5 डेसीसाइमन प्रति मीटर होगा। C4 वर्ग में बहुत अधिक लवणता स्तर होगा और विद्युत चालकता 5 से 10 डेसीसाइमन प्रति मीटर पाया जाएगा। C5 वर्ग में देखें तो अत्यधिक लवणीय स्तर होगा और इसकी जो विद्युत चालकता है 100 से अधिक डेसीसाइमन प्रति मीटर होती है। अब हम इसको विस्तार से पढ़ेंगे। विस्तार में इसको देखें कि पहले C1 सामान्य पानी होता है। हम इसे सभी प्रकार की फसलों में दे सकते हैं। सभी प्रकार की मृदाओं में इस जल का उपयोग किया जा सकता है। उसके बाद है C2 मध्यम लवणीय जल है। इसका उपयोग सभी प्रकार की फसलों के लिए, ऐसे प्रकार की मृदाओं के लिए, जैसे हल्के व मध्यम गठन वाली मिट्टियों में हम इसका उपयोग कर सकते हैं। C3 अधिक लवणीय जल होता है। इसका प्रयोग हम हल्के व मध्यम गठन यानी मध्यम सहनशील फसलों के साथ इसका उपयोग आसानी से किया जा सकता है। C4 बहुत अधिक लवणीय जल होता है। इसका प्रयोग लवणीय व सहनशील फसलों के साथ कर सकते हैं। C5 यह अत्यधिक लवणीय जल है। इसका प्रयोग बहुत विशेष परिस्थितियों में किया जा सकता है। तो हमने लवणीय जल के स्तर को 5 वर्गों में हमने इसको विभाजित किया और हमने इसका अध्ययन किया। इसके बाद सोडियम अधिशोषण अनुपात के आधार पर इसमें क्या होता है कि सिंचाई जल की उपयोगिता सोडियम की मात्रा पर निर्भर करती है। यदि जल में सोडियम का अनुपात अधिक है तो क्षार संकट अधिक होता है। तो क्षार संकट हम निम्न सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। इसका सूत्र होता है जिससे हम इसको ज्ञात कर सकते हैं, तो होता है SAR, सोडियम अधिशोषण अनुपात। इसमें यहाँ पे सोडियम आयन यहाँ पे रूट है और रूट के अंदर कैल्शियम मैग्नीशियम आयन और इसी बटे में हम 2 लिखते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम सोडियम मैग्नीशियम और कैल्शियम आयनों को रखकर हम इसके इस फॉर्मूले के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा हम जो हैं इस सोडियम अधिशोषण अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। इस सूत्र को आपको याद रखना है। SAR का इस फॉर्मूला जिसे सोडियम अधिशोषण अनुपात कहते हैं, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। 1 नंबर में इस फॉर्मूले को एग्ज़ाम के अंदर पूछ सकते हैं। इसी के बाद इसमें हम आगे पढ़ते हैं कि सोडियम आयन अधिशोषण अनुपात के आधार पर सही जल का वर्गीकरण हम कर सकते हैं। इसका वर्गीकरण इसमें भी वर्ग बांटते हैं। हमने इसको 5 वर्गों में बांटा, S1 S2 C3 C4 S1 S2 S3 S4 S5। सबसे पहले हम वर्ग S1 क्षारता स्तर देखें कम, सोडियम अनुपात देखें तो 10 से कम पाया जाएगा। S2 देखें तो S2 क्षारता स्तर मध्यम होगा और सोडियम अनुपात जो इसमें 10 से 20 के मध्य होगा। वर्ग S3 क्षारता स्तर अधिक होता है और सोडियम अधिशोषण अनुपात 20 से 30 के मध्य होगा। S4 वर्ग बहुत अधिक क्षारता स्तर होगा इसका और सोडियम जो अधिशोषण अनुपात है वो 30 से 40 के मध्य होगा। और S5 वर्ग में क्षारता स्तर अत्यधिक पाया जाएगा और सोडियम अधिशोषण अनुपात जो है 40 से अधिक होगा। इसी को हम अब विस्तार से पढ़ेंगे। सबसे पहले S1, ये भी एक सामान्य क्षारीय पानी होता है जिसका उपयोग हम सभी प्रकार की मृदाओं व फसलों में आसानी से कर सकते हैं। S2 ये मध्यम क्षारीय वर्ग है पानी होता है जिसका उपयोग हम मध्यम व हल्की मृदाओं में आसानी से कर सकते हैं। S3 ये अत्यधिक क्षारीय पानी होता है, अधिक क्षारीय पानी है जिसका प्रयोग हल्के गठन वाली मृदाओं में इसका करते हैं। S4 ये बहुत अधिक क्षारीय जल है जिसका उपयोग क्षार सहनशील फसलों के साथ किया जाता है। S5 ये अत्यधिक क्षारीय जल होता है, ये सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं है, सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होता। इसके बाद हमारा टॉपिक है
अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट के आधार पर RHC, ये मोस्ट टॉपिक है, जिसे हम अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट, जिसे हम RHC कहते हैं, बहुत मोस्ट है बेटा, इसको ध्यान से समझना है आप लोगों को। इसमें क्या होता है कि अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट ज्ञात करना है हमें। अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट ज्ञात करने के लिए एक सूत्र दिया गया। इस सूत्र को देने वाले वैज्ञानिक थे इटोव। इटोव ने 1950 में इस सूत्र को दिया था। तो सूत्र में हम बात करेंगे RHC यानी कि अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट। इसमें कार्बोनेट आयन प्लस बाइकार्बोनेट आयन, इसको हमने बंद कर दिया ब्रैकेट में, माइनस कैल्शियम आयन प्लस मैग्नीशियम आयन। हम इस फॉर्मूले के द्वारा, इस सूत्र के द्वारा हम अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट ज्ञात कर सकते हैं। बेटा मोस्ट फॉर्मूला है, बहुत मोस्ट सूत्र है ये, इसको भी एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। तो इसको सूत्र को आपको याद रखना है और इसका मात्रक याद रखना है, मिली तुल्यांक प्रति लीटर इसका मात्रक होता है। पूछ सकता है कि अवशिष्ट सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला, सूत्र और उसका मात्रक क्या होता है, तो इसका मात्रक होगा मिली तुल्यांक प्रति लीटर, और फॉर्मूला भी इसका दिया हुआ है, इसको भी आपको याद रखना है। इसके बाद बात करते हैं निष्कर्ष की। निष्कर्ष में पॉइंट नंबर 1 है कि जल में RHC की मात्रा 2.5 मिली प्रति लीटर अधिक होने पर वे जल सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होता। यानी यदि जल में RHC की मात्रा 2.5 मिली तुल्यांक प्रति लीटर से अधिक हो जाए तो उस जल का उपयोग हम सिंचाई के लिए नहीं कर सकते। सिंचाई के लिए उपयुक्त जल में 1.25 मिली तुल्यांक प्रति लीटर से कम RHC होना चाहिए, तभी हम उस जल का उपयोग सिंचाई के लिए कर सकते हैं। तथा टॉपिक के बोरोन व अन्य हानिकारक तत्वों की मात्रा के आधार पर। बोरोन जैसे लिथियम, क्लोरीन, फास्फोरस और फ्लोरीन आदि तत्व विषैले होते हैं। सिंचाई जल में इनकी अधिक मात्रा पौधों की पैदावार और उपज विपरीत प्रभाव डालती है। यानी यदि जल में इनकी मात्रा बढ़ जाती है तो ये पौधों पर हानिकारक प्रभाव डालते हैं, जिससे पौधे की वृद्धि और विकास सही प्रकार से नहीं हो पाता। और इन टॉपिक्स के अलावा बेटा आज इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चनों को भी हम आप तक भेजेंगे। तो इन क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखने हैं। अपनी केमिस्ट्री की जो नोटबुक है उसके अंदर इन आंसरों, इनके क्वेश्चनों के आंसर आपको लिखने हैं। और इसी वीडियो के साथ, इन्हीं टॉपिक्स और इन्हीं क्वेश्चनों के साथ हमारा जो लेसन नंबर 6 था वो समाप्त होता है। कल हम नया लेसन स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।